नमस्ते दोस्तों, एक और एक्साइटिंग आईपीओ रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ के बारे में। तो जिंदगी का सफर लंबा होता है और उस सफर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं, और उसमें लाइफ इंश्योरेंस का रोल इम्पोर्टेंट है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस एक जाना माना नाम अब पब्लिक मार्केट में एंटर कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इस आईपीओ को डिटेल में हम रिव्यू करेंगे। हम कवर करेंगे आईपीओ की सारी डिटेल्स, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस, फाइनेंशियल्स और पीयर कंपैरिजन। पहले आईपीओ डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के साथ। तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का टोटल इशू साइज है 2517.5 करोड़। ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं और कंपनी को इससे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसमें प्रमोटर कैनरा बैंक 13.77 करोड़ शेयर्स, प्रमोटर एचएसबीसी इंश्योरेंस 0.47 करोड़ शेयर्स और इन्वेस्टर पंजाब नेशनल बैंक 9.5 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं। टोटल 23.75 करोड़ शेयर्स ऑफर पर हैं। आईपीओ क्लोज होगा 14 अक्टूबर 2025 को। प्राइस बैंड रखा गया है 100 से 106 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में 140 शेयर्स हैं, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लोअर प्राइस बैंड पर 14,000 रुपए होगा और अपर प्राइस बैंड पर 14,840 रुपीज का होगा। शेयर अलॉटमेंट का टेंटेटिव डेट है 15 अक्टूबर 2025 और लिस्टिंग 17 अक्टूबर को एक्सपेक्ट की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं बिजनेस ओवरव्यू की तरफ। तो कंपनी करती क्या है? कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है। ये कैनरा बैंक और एचएसबीसी ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है। कैनरा बैंक इंडिया का चौथा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और एचएसबीसी एक ग्लोबली रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिससे कि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू मिलती है। सो कंपनी का मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल वेटेड प्रीमियम इनकम 1.81% था एज ऑफ 31 मार्च 2025। नाउ कंपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है जो कि लोगों को उनके अलग अलग लाइफ स्टेजेस जैसे कि करियर शुरू करना, शादी, फैमिली प्लानिंग और रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल और ग्रुप प्लान्स दोनों ही शामिल हैं, जैसे कि सेविंग्स एंड एंडाउमेंट प्लान्स, टर्म प्लान्स, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस और ग्रुप क्रेडिट लाइफ प्लान्स। एज ऑफ द डेट ऑफ आरएचपी इनके पास 20 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और 7 ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं। सो ये अपने प्रोडक्ट्स अलग अलग चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे बड़ा चैनल है बैंक एश्योरेंस, जहां ये अपने पार्टनर बैंक्स कैनरा बैंक, एचएसबीसी और 7 रीजनल रूरल बैंक्स के ब्रांचेस के नेटवर्क यूज करते हैं। इसके अलावा इनके पास ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स और डायरेक्ट सेल्स फोर्स भी है। अकॉर्डिंग टू दी क्रिसिल रिपोर्ट, इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दोनों यानी कि बैंक लेड और नॉन बैंक लेड प्लेयर्स ने स्टेडी ग्रोथ दिखाया है। बैंक लेड लाइफ इंश्योरेंस का टोटल प्रीमियम ग्रोथ FY 23 में 16.4% और FY 24 में 13.9% था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि नॉन बैंक लेड प्लेयर्स का ग्रोथ कंपैरेटिवली हायर था। FY 23 में 16.2%, 24 में 18.9%। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एडॉप्शन जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्लीकेशंस ने इंडस्ट्री के कस्टमर एक्सपीरियंस को काफी एनहांस किया है। इन टेक्नोलॉजीज ने अंडरराइटिंग प्रोसेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाई है। फर्दर न्यू बिजनेस प्रीमियम ने भी रोबस्ट ग्रोथ ट्रेंड मेंटेन किया। FY 2014 से 25 के बीच बैंक लेड प्लेयर्स के लिए 18.3% CAGR और नॉन बैंक लेड प्लेयर्स के लिए 14.7% CAGR रिकॉर्ड हुआ है। ये ट्रेंड्स इंडिकेट करते हैं कि डिजिटलाइजेशन और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है, जिसमें बैंक एश्योरेंस चैनल्स और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स की ओर। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स की। पहला, एस्टैब्लिश्ड पेरेंटेज एंड ट्रस्टेड ब्रांड। जी हाँ, कंपनी को कैनरा बैंक और एचएसबीसी जैसे बड़े और ट्रस्टेड नेम्स का सपोर्ट है। कैनरा बैंक 51% स्टेक होल्ड करती है। ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट एचएसबीसी 26% स्टेक। कैनरा बैंक से कंपनी को एक विशाल कस्टमर बेस और ट्रस्ट का सीधा फायदा मिलता है। इसका असर बिजनेस पर साफ दिखता है। जून 2025 को खत्म हुए क्वार्टर में 82.17% नया बिजनेस प्रीमियम इन्हीं दोनों पार्टनर बैंक्स से आया। उनका नेट प्रमोटर स्कोर यानी कि NPS यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर फिस्कल 2023 में 50 से बढ़कर जून 2025 में 75 हो गया। साथ ही उनकी 13th मंथ परसिस्टेंसी रेशियो यानी कि कितने कस्टमर्स एक साल बाद पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं 75.33% से इंप्रूव होकर 84.25% हो गई, जो कि बैंक लेड पीयर्स में सबसे हाई इंप्रूवमेंट है FY 23 से FY 25 में। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जी हाँ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें बैंक एश्योरेंस, ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स और डायरेक्ट सेल्स शामिल है। इनका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बैंक एश्योरेंस, यानी कि ये अपने पार्टनर बैंक्स के ब्रांचेस के
के थ्रू पॉलिसी सेल करते हैं। इनके मेन पार्टनर्स हैं इनके प्रमोटर्स कैनरा बैंक और HSBC, जिनके अलावा 7 रीजनल रूरल बैंक्स और धनलक्ष्मी बैंक जैसे पार्टनर्स भी हैं। इन सभी पार्टनर्स को मिलाकर कंपनी के पास 15,700 से भी ज्यादा ब्रांचेस का एक्सेस है, जो कि Tier 1, 2 और 3 सिटीज तक फैला हुआ है। ये डाइवर्सिफाइड मॉडल कंपनी को अलग अलग कस्टमर्स सेगमेंट्स तक पहुंचाने में मदद करता है और किसी एक चैनल पर डिपेंडेंसी को कम करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सो कंपनी के पास एक वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें प्रोटेक्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट सभी नीड्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं। इनके पोर्टफोलियो में 20 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और 7 ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऊपर बोले हुए सभी नीड्स को कवर करते हैं। क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग बिजनेस में इनका प्रीमियम शेयर बैंक लेड पीयर्स में तीसरा सबसे ज्यादा है। साथ ही इनका एवरेज प्रीमियम टिकट साइज भी PSU बैंक लेड पीयर्स में दूसरा सबसे हाई है। इसी डाइवर्सिफाइड अप्रोच की वजह से इनका टोटल सम अश्योर्ड FY 23 से 25 के बीच 19% CAGR से ग्रो हुआ है। सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना ही नहीं, कंपनी पूरी पॉलिसी लाइफ साइकिल में कस्टमर सर्विस पर भी खास ध्यान देती है। उनका एवरेज क्लेम सेटलमेंट टाइम FY 23 में 5.97 दिन से कम होकर FY 25 में 5.56 डेज हो गया। उनका ओवरऑल क्लेम सेटलमेंट रेट 99.38% था। ये बैलेंस्ड प्रोडक्ट मिक्स और बेहतर कस्टमर सर्विस का कॉम्बिनेशन उन्हें अलग अलग बिजनेस साइकिल्स में भी ग्रो करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस दिखाया है। क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी अपने पीयर्स के बीच सबसे तेजी से यानी कि ऑपरेशंस के 5वें साल में ही प्रॉफिट में आने वाली कंपनीज में से एक थी। वेल, ये प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया है। पिछले 2 साल में इनका इंडिविजुअल वेटेड प्रीमियम यानी कि WPI 14.65% CAGR से ग्रो हुआ है और उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट FY 23 से 25 के बीच 16.74% CAGR से बढ़कर जून 25 तक 43,639.5 करोड़ हो गया है। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है एम्बेडेड वैल्यू, जो कि कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी की वैल्यू को बताता है। नाउ कैनरा HSBC का एम्बेडेड वैल्यू FY 23 में 4,271.93 करोड़ से बढ़कर जून 25 में 6,352.64 करोड़ हो गया। प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट के कारण इनका सॉल्वेंसी रेशियो 2.06 टाइम्स है, जो कि बैंक लेड पीयर्स में तीसरा सबसे हाई है फॉर FY 25। तो ओवरऑल कंपनी सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रही है बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियली स्टेबल रहते हुए ग्रो कर रही है। आगे बढ़ते हैं वीकनेसेस या फिर रिस्क्स की ओर। सो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट? चलिए अब देखते हैं कि कंपनी के कुछ वीकनेसेस या रिस्क्स क्या हैं। पहला, डिपेंडेंस ऑन बैंक एश्योरेंस पार्टनर्स। सो कंपनी का बिजनेस ना न्यू बिजनेस प्रीमियम के लिए बैंक एश्योरेंस पार्टनर्स खास करके कैनरा बैंक और HSBC इंडिया पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। इन फिस्कल 2025 87.07% न्यू बिजनेस प्रीमियम बैंक एश्योरेंस से आया। अगर इन पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है तो कंपनी के बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग सॉल्वेंसी रेशियो। सो कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ का एक इंडिकेटर है जो वो पिछले 3 साल से लगातार कम हो रहा है। जून 2025 में ये 200.42% था। हालांकि ये 150% के जरूरी लेवल से ऊपर है, पर अगर ये और गिरता है तो कंपनी को नया पैसा लाना पड़ेगा या फिर नया बिजनेस रोकना पड़ सकता है। नेक्स्ट है मार्केट एंड एसेट लायबिलिटी रिस्क। सो कंपनी का काफी पैसा इक्विटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा हुआ है। इक्विटी में 34.84% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 39.54%। अगर मार्केट में या इंटरेस्ट रेट्स में बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो इसका सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट पर पड़ेगा और हो सकता है कि लोग और ज्यादा पॉलिसीज बंद करवाएं। नेक्स्ट है रिस्क फ्रॉम गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स। सो कंपनी की लगभग 43.63% पॉलिसीज गारंटीड रिटर्न वाली हैं। सो इन पॉलिसीज पर इंटरेस्ट रेट के रिस्क को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो कंपनी को भारी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है हाई एम्प्लॉय एट्रिशन। सो कंपनी में एम्प्लॉयज की नौकरी छोड़ने की दर यानी कि एट्रिशन रेट काफी हाई है, जो कि 34.31% तक पहुंच गई है। इसकी वजह से काम में देरी, ज्यादा खर्चा और बिजनेस करने की कैपेसिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सो कंपनी का नया बिजनेस प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा लगभग 21.83% सिर्फ कर्नाटका से ही आता है। अगर कर्नाटका में कोई भी पॉलिटिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो कंपनी के बिजनेस पर सीधा और बड़ा असर पड़ेगा। नेक्स्ट है कंटेंजेंट लायबिलिटीज। कंपनी पर 319.89 करोड़ रुपीस की कंटेंजेंट लायबिलिटीज है। इसका मतलब है कि ये खर्चे फ्यूचर में अचानक से देने पड़ सकते हैं। सो अगर ऐसा हुआ तो कंपनी की फाइनेंसेस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अब आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस पर। तो अब हम पिछले 3 साल के डेटा को एनालाइज करेंगे। सारे फिगर्स करोड़्स में है। नाउ बिजनेस ग्रोथ एंड प्रीमियम। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट। सो ये ना नए बिजनेस को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड मेट्रिक है। FY 23 में कंपनी का APE था 1883.72 करोड़। FY 24 में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा 1887.79 करोड़। RHP के अनुसार FY 24 में APE इसलिए फ्लैट था क्योंकि कंपनी के यूलिप बिजनेस में कमी आई थी। इस कमी को
नॉन पार सेविंग्स और एन्युटी प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ने थोड़ा बैलेंस किया। FY25 में एक जबरदस्त जंप आया और APE 2339.39 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। ये बेहतरीन ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि कंपनी के यूलिप सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई, एन्युटी बिजनेस का मोमेंटम बना रहा और कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिन्हें मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नेक्स्ट है रिन्यूएबल बिजनेस प्रीमियम। सो ये प्रीमियम उन कस्टमर्स से आता है जो कि अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं। सो ये FY23 में 3480.75 करोड़ से कंसिस्टेंटली बढ़कर FY25 में 4905.93 करोड़ हो गया। RHP के अनुसार रिन्यूएबल प्रीमियम में स्टेडी ग्रोथ का कारण है कंपनी के सुधरते हुए परसिस्टेंसी रेशियोज और बढ़ता हुआ पॉलिसी होल्डर बेस। नाउ कंपनी ने कस्टमर एंगेजमेंट और डिजिटल सर्विसिंग पर फोकस किया है जिसका ये सीधा रिजल्ट है। आइए अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट FY23 में 91.19 करोड़ से बढ़कर FY25 में 116.98 करोड़ रुपीस हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ के 3 मुख्य कारण थे। AUM बढ़ने से इन्वेस्टमेंट इनकम काफी बढ़ गई। कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर की है। क्लेम्स एक्सपीरियंस कंपनी के लिए अनुकूल रहा है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एंड VNB मार्जिन। ये ना नए पॉलिसी से होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट को बताता है। VNB FY24 में 377.6 करोड़ से बढ़कर FY25 में 446.08 करोड़ रुपीस हो गया। लेकिन VNB मार्जिन FY24 में 20% से थोड़ा कम होकर FY25 में 19.07% हो गया। VNB मार्जिन में हल्की सी कमी प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव के कारण आई। नाउ FY25 में कंपनी ने ज्यादा यूलिप प्रोडक्ट्स बेचे जिनका मार्जिन नॉन पार सेविंग्स प्रोडक्ट्स के मुकाबले थोड़ा कम होता है जो FY24 में ज्यादा बिके थे। क्लेम सेटलमेंट रेशियो तीनों साल 99% से ऊपर रहा। आगे बात करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर रिटेंशन की। पहला परसिस्टेंसी रेशियो। नाउ ये रेशियो बताता है कि कितने कस्टमर्स अपनी पॉलिसी को ओवर टाइम रिन्यू करते हैं। जितना हाई होगा उतना अच्छा। 13th मंथ परसिस्टेंसी FY23 में 75.33% से बढ़कर 25 में 82.54% हो गया। एक्सेप्ट 49th मंथ, 25th, 37th और 61st मंथ परसिस्टेंसी रेशियो में भी सुधार आई है। कंपनी ने इसे सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कि एक डेडिकेटेड रिन्यूअल टीम बनाना, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना और रिन्यूअल रिमाइंडर्स के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन को बेहतर करना। आगे बढ़ते हैं कॉस्ट रेशियोज की ओर। टोटल कॉस्ट रेशियो FY23 में 17.36% से बढ़कर FY24 में 18.89% हो गया। RHP के मुताबिक FY24 में खर्चे इसलिए बढ़े क्योंकि कमीशन एक्सपेंसेस ज्यादा थे और कंपनी ने टेक्नोलॉजी और ब्रांड बिल्डिंग में निवेश किया था। FY25 में इसमें हल्का सा सुधार हुआ है और ये 18.7% पर आया है। नाउ इस सुधार का कारण है ऑपरेटिंग लेवरेज। जब प्रीमियम इनकम तेजी से बढ़ती है तो फिक्स्ड खर्चे उसके सामने कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्केल, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सो AUM FY23 में 30,204 करोड़ से कंसिस्टेंटली बढ़कर 25 में 41,166 करोड़ हो गया है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ट्रस्ट और बिजनेस एक्सपेंशन का प्रतीक है। नेक्स्ट, एम्बेडेड वैल्यू EV FY23 में 4,271 करोड़ से बढ़कर 25 में 6,110 करोड़ हो गया है जो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन को दिखाता है। सॉल्वेंसी रेशियो, एडाई की रिक्वायरमेंट 150% की है। कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो FY25 में 205.82% था। ये FY23 की 251.81% से कम हुआ है। RHP कहता है कि ये कमी एक प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कंपनी ने अपने एक्स्ट्रा कैपिटल का इस्तेमाल नए बिजनेस को फंड करने के लिए किया है। रेशियो अभी भी रेगुलेटरी मिनिमम से काफी ऊपर है जो कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को इंडिकेट करता है। डेट, एज ऑफ 30 जून 2025 कंपनी पर कोई भी आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स नहीं है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। आगे पीयर कंपैरिजन की ओर चलते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि कैनरा HSBC लाइफ अपने लिस्टेड पीयर्स के सामने कहां पर स्टैंड करती है। हम इसे SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ से कंपेयर करेंगे फॉर फिस्कल 2025। सबसे पहले साइज और ग्रोथ देखते हैं। इंडिविजुअल वेटेड प्रीमियम के मामले में कैनरा HSBC 2179 करोड़ के साथ अपने पीयर्स से काफी छोटा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो कि 28.01% है। ये ग्रोथ रेट अपने तीनों बड़े कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा है जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। सो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कैनरा HSBC छोटा है लेकिन एफिशिएंसी रेशियोज इंटरेस्टिंग है। इसका एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट रेशियो 18.7% है जो HDFC और ICICI प्रूडेंशियल के बराबर है, लेकिन SBI लाइफ के 9.68% से काफी ज्यादा है। मतलब SBI लाइफ ज्यादा एफिशिएंट है। कमीशन रेशियो इनका 6.32% है जो HDFC और ICICI प्रूडेंशियल से कम है, लेकिन SBI लाइफ से ज्यादा है। इसका मतलब है कि उनके कमीशन एक्सपेंसेस कंट्रोल में है। अब आते हैं कि ऑपरेशनल मेट्रिक्स पर। 13th मंथ परसिस्टेंसी रेशियो यानी कि एक साल बाद कितने कस्टमर पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं, इसमें कैनरा HSBC 82% पर पीयर्स से थोड़ा सा पीछे है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.38% पर एक्सीलेंट है, लेकिन इनका क्लेम रेपुडिएशन रेशियो 0.62% पीयर्स से थोड़ा सा ज्यादा है। सॉल्वेंसी रेशियो 2.06 टाइम्स पर है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने क्लेम्स सेटल करने के लिए कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और इस मामले में ये अपने पीयर्स से बेहतर है एक्सक्लूडिंग ICICI प्रूडेंशियल। वैल्यू
वैल्यूएशन की बात करते हैं, कंपनी का ईपीएस फॉर FY23 1.23 रुपीज है। अगर हम आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 106 रुपीज को कंसिडर करें तो पीई रेशियो 86.18 आता है। ये एचडीएफसी लाइफ के 90.27 से थोड़ा कम है, पर एसबीआई लाइफ के 74.16 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के 73.66 से ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ का 7.9% है, जो कि पीएस से कम है। एसबीआई लाइफ का 15.13%, एचडीएफसी लाइफ का 11.75%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 10.34% है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन थोड़ी प्रीमियम साइड पर लग रही है, स्पेशली कंसिडरिंग द लोअर आरओएनडब्ल्यू कंपेयर्ड टू पीएस। तो दोस्तों अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। आइए इस रिव्यू को समराइज कर लेते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स जैसे कि कैनरा बैंक, एचएसबीसी और पंजाब नेशनल बैंक, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थ्रू बैंक एश्योरेंस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। वीकनेसेस की बात करें तो हाई डिपेंडेंस ऑन बैंक एश्योरेंस पार्टनर्स, इंटेंस कॉम्पिटिशन इन दी सेक्टर, वैल्यूएशन अपीयर्स टू बी ऑन दी हायर साइड कंपेयर्ड टू पीयर्स व्हेन कंसिडरिंग आरओएनडब्ल्यू, रेगुलेटरी रिस्क्स आर इनहेरेंट इन दी इंश्योरेंस सेक्टर। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है जिसके पास स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का सपोर्ट है और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स भी डिलीवर किए हैं, लेकिन वैल्यूएशन और लोअर आरओएनडब्ल्यू कंपेयर्ड टू पीयर्स आर सम पॉइंट्स टू कंसीडर। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरीके की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस आईपीओ। आपका इस आईपीओ के बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नया आईपीओ के साथ। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.